जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। तो रिसेंटली मणिपुर से एक न्यूज़ आया है कि मणिपुर के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे बीरेन सिंह, उन्होंने 9 फरवरी 2025 को अपना रेजिग्नेशन गवर्नर के पास जमा कर दिया है। मतलब सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया, हालत क्या बना, और पिछले 1-1.5 साल से मणिपुर के अंदर जो एथनिक क्राइसिस चल रहा है, जो एथनिक क्लैशेस हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, ये सारे चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो रिसेंट न्यूज़ आया है रिज़ाइन के बारे में। तो मणिपुर के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था बीरेन सिंह, और बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के जो गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, उनको अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दिया। ठीक है। और रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और बोले कि उनके टेन्योर के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बहुत हेल्प किया मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए और मणिपुर के लोगों की डेवलपमेंट के लिए। कुछ कोशिशें कामयाब हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी है उन्होंने मणिपुर के वासियों के ऊपर अपना ग्रेटिट्यूड, अपना थैंकफुलनेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति अपना जो ग्रेटिट्यूड है उसको एक्सप्रेस किया। ठीक है। और उन्होंने बोला कि अपोजिशन वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है मेरे खिलाफ, तो इससे पहले ही हम अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो ये बोल के उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सबमिट कर दिया। तो ये है रिसेंट न्यूज़। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं मणिपुर के अंदर जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है फिलहाल वो क्या है। वो है मणिपुर के अंदर जो लास्ट विधानसभा इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी से 5 मार्च 2022 को। ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जो अभी के फिलहाल मणिपुर के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एनडीए के गवर्नमेंट चल रहा है। एनडीए मतलब वहाँ पे मेन जो पार्टी है वो है बीजेपी। तो बीजेपी के पास टोटल 37 एमएलए है। ठीक है। बाकी बचा एनपीएफ जिनके पास 5 एमएलए, जेडीयू उनके पास 2 एमएलए, आईएनडी उनके पास 3 एमएलए। तो टोटल जो मेन जो नंबर है वो बीजेपी के पास है। ठीक है। जो फिलहाल मणिपुर के अंदर की जो स्टेट गवर्नमेंट है, और मणिपुर के जो अंदर जो अपोजिशन है उनके पास 12 सीट है। तो अगर ये अपोजिशन वाले मतलब 12 सीट के अंदर नेशनल कांग्रेस के पास 5 सीट है, एनपीपी के पास 5 सीट, केपीए के पास 2 सीट और 1 सीट वैकेंट है। तो ये जो 12 सीट वाले हैं मतलब अपोजिशन वाले, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बीरेन सिंह के खिलाफ लाते भी है तो भी उनका गवर्नमेंट गिर नहीं सकता था, क्योंकि उनके पास टोटल 47 सीट था और उनमें से 37 सीट तो अकेला बीजेपी के पास था। तो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन आने वाला था, तो इसके डर से क्यों बीरेन सिंह अपना पद से इस्तीफा दे दिया। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका उत्तर ये है कि फिलहाल के कंडीशन के हिसाब से मतलब आज मणिपुर के अंदर जो क्राइसिस, जो 1.5 साल से जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसको देखते हुए ये जो बीजेपी के जो बाकी जो एमएलएज है ये बीरेन सिंह के ऊपर उतना खुश है नहीं, मतलब उनके ऊपर भरोसा फिलहाल नहीं कर रहा है। तो अगर बात ये चल रहा था कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हुई तो तब यहाँ पे बीजेपी के अंदर जो खुद के जो एमएलएज है वही शायद इनको वोट ना दे, मतलब इनके खिलाफ वोट कर दे बीरेन सिंह के खिलाफ। तो इसी कंडीशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और बीरेन सिंह दोनों ने मिलकर शायद ये डिसीजन लिया है कि अभी फिलहाल के कंडीशन में बीरेन सिंह की रेजिग्नेशन ही सबसे अच्छा उपाय है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आगे अभी फिलहाल मणिपुर के अंदर कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन 2027 को मणिपुर के अंदर इलेक्शन आ रहा है जो कि विधानसभा इलेक्शन है। ठीक है। तो उसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और बीरेन सिंह के साथ बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल जो बीजेपी का जो कमांड है वहाँ से ये डिसीजन लिया गया कि अभी बीरेन सिंह का जो फिलहाल कंडीशन है मणिपुर के अंदर, इसको देखते हुए बीरेन सिंह की रेजिग्नेशन ही सबसे अच्छा उपाय है। और 2027 से पहले मणिपुर के हालत को थोड़ा सा ठीक करने का टाइम भी मिल जाएगा। कोई नया चेहरा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे जिनको मणिपुर के अंदर जो गवर्नमेंट एनडीए का जो पार्टी है उसको वो भी पसंद करेंगे और मणिपुर के जो आम लोग हैं वो भी उसको पसंद करेंगे। ऐसे देखते हुए ऐसे कोई चेहरे को, ऐसे कोई इंसान को मणिपुर की सीएम बनानी है और 2027 से पहले जितना हो सके मणिपुर के जो हालत अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। तो इसी सोच के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के
बातों के ऊपर डिपेंड करके बीरेंद्र सिंह ने अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको सबमिट कर दिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये था उनके रेजिग्नेशन का कारण। ठीक है, अब हम देखेंगे उनके रेजिग्नेशन से पहले जो 1.5 साल से मणिपुर के अंदर जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्राइसिस, जो एथनिक क्लैशेस चल रहा था उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें मणिपुर की मैप को देखनी है। अगर इंडिया की मैप देखें तो मणिपुर कहाँ पे है पहले वो देख लेते हैं। अगर इस मैप को हम देखें, इसमें मणिपुर कहाँ पे है? मणिपुर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ? ये जो लाल वाला हिस्सा है ये है मणिपुर। मतलब मणिपुर के जो नॉर्थ वाले हिस्से हैं वहाँ पे है नागालैंड, नीचे है मिजोरम और इस साइड है वेस्ट साइड में है असम और ईस्ट साइड में है म्यांमार। ठीक है, मतलब मणिपुर के साथ म्यांमार का इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये है मैप के ऊपर मणिपुर का पोजीशन। ठीक है, अब हम देखेंगे मणिपुर का जो क्राइसिस चल रहा है उसका मेन रीजन। तो अगर हम मणिपुर की मैप को देखें, मणिपुर स्टेट को देखें, तो मणिपुर के जो बीच वाला हिस्सा है ये है इम्फॉल वैली। ये मान ले ये है इम्फॉल वैली, और इम्फॉल वैली का जो एरिया है वो मणिपुर स्टेट का टोटल एरिया की 10 से 12% के अंदर है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं लगभग राउंड फिगर में मान लेते हैं टोटल मणिपुर का स्टेट का जो एरिया है उनका 10% है इम्फॉल वैली। समझ में आ गया? इम्फॉल वैली 10% का एरिया है। बाकी जो एरिया है इम्फॉल वैली छोड़ के, मतलब ये वाला जो साइड वाला एरिया, ये सारे पहाड़ का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और ये है 90% पहाड़ का एरिया। ठीक है, ये हो गया मणिपुर का जो लैंडस्केप है। अब समझते हैं मणिपुर के अंदर जो कम्युनिटीज रहती है। ठीक है, तो मणिपुर के अंदर मेजोरिटी में कौन रहता है? मैती कम्युनिटी। इनका जो परसेंटेज है मान लीजिए 51% लोग मैती है। ठीक है, और बाकी 49% जो लोग हैं ये मेनली कुकी और नागा लोग हैं जो कि मणिपुर के अंदर रहते हैं। तो अब ये जो मैती है ये लोग हिंदू है और बाकी जो कुकी और नागा है ये लोग क्रिश्चियन है। ठीक है, यह भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो इम्फॉल वैली है ये हम लोगों ने क्या देख लिया? ये जो इम्फॉल वैली है ये टोटल मणिपुर का जो एरिया है उसका 10% है। ठीक है, और बाकी का हिस्सा 90% पहाड़ का एरिया है। तो मैती लोग जो 50 पॉपुलेशन में 51% है, मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 51% है, वो लोग ये सारे मैती लोग यही 10% जो इम्फॉल वैली का जो एरिया है वहाँ पे रहता है। 10% एरिया पे टोटल 51% पॉपुलेशन मणिपुर की रहती है, और बाकी जो 90% एरिया है वहाँ पे कौन रहता है? वहाँ पे टोटल 41% पॉपुलेशन रहता है मणिपुर की, 49% सॉरी। उनमें से 20-30% कुकी होंगे, कुछ नागा होंगे, बाकी कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन होंगे। तो ये लोग टोटल 90% पहाड़ी इलाका में रहते हैं। तो इनके पास जो कुकी और नागा लोग और बाकी जो ट्राइबल लोग हैं इनके पास शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो है ट्राइबल स्टेटस है, मतलब ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो एज पर द रूल ये जो 90% एरिया है जो जहाँ पे कुकी लोग और नागा लोग रहते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया बोल के रखा हुआ है, तो इसी एरिया पे ये 51% पॉपुलेशन नहीं रह सकता, नहीं जा सकता, ज़मीन खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट ये बना मणिपुर के जो इम्फॉल वैली है जो मणिपुर का टोटल एरिया का 10% है, यहाँ पे इसी 10% एरिया पे मणिपुर के जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं, जो ज़्यादा आबादी वाले कम्युनिटी है, जो 51% मैती लोग हैं जो कि हिंदू लोग हैं, वो लोग इसी 10% एरिया पे रहता है। क्योंकि बाकी जो 90% एरिया है मणिपुर का वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं, कुकी लोग, नागा लोग और बाकी जो ट्राइबल लोग हैं उनको एलोकेट करके रखा हुआ है। उस 90% एरिया पे ये मैती लोग अपना ज़मीन नहीं खरीद सकता है, कुछ एग्रीकल्चरल कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब ये जो 90% ज़मीन है वो किससे बिलोंग करती है? ये एसटी, जो जिनके पास एसटी स्टेटस है, मतलब शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है, मतलब कुकी, नागा और बाकी के कुछ ट्राइबल जनजातियाँ हैं, तो उनके पास ये स्टेटस है। तो वही लोग इस 90% एरिया की जो ज़मीन है उसके ऊपर अपना दावा बोल सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये प्रॉब्लम ये ऐसे ही चल रहा था, लेकिन 2023 में एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, तो उसके बाद से ये एक एथनिक क्राइसिस शुरू हुआ। कैसे हुआ ये हम देखेंगे कि अब मणिपुर के हाई कोर्ट ने 2023 में क्या किया। उन्होंने बोला कि ये जो मैती वाले हैं जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है और जो 10% एरिया में रहता है मणिपुर के एकदम बीच में जो इम्फॉल वैली में रहते हैं, तो ये भी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनको भी शेड्यूल ट्राइब वाला स्टेटस दिया जाएगा। जब भी ये मणिपुर हाई कोर्ट से ये जजमेंट आया उसके बाद से ये वायलेंस चालू हुआ। क्यों? अगर मैती वालों को शेड्यूल ट्राइब ये स्टेटस दे दिया गया तो इनको भी
वो जो 90% एरिया, जो 90% पहाड़ी एरिया जो कुकी और बाकी ट्राइबल जो ट्राइबल कम्युनिटी के पास है, तो उसके ऊपर भी ये मैती लोग अपना दावा बोल सकते थे। और उसी 90% जो इलाका जो कुकी, नागा और बाकी ट्राइबल लोगों के पास है, उस इलाके के अंदर ये मैती लोग भी अपना ज़मीन खरीद सकते थे और घर बना सकते थे और अपना बिजनेस भी कर सकते थे। तो जब ये हुआ तब तो जब ये जजमेंट आया तो ये कंडीशन बन गया। तो जब ये कंडीशन बना तो तब जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने इस जजमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि हमारे एरिया, हम 90% जो पहाड़ी इलाका में रहते हैं वो एरिया हम मैती वालों को नहीं देंगे। तो इसी बात से, इसी इशू को लेके बाद में ये लगातार वायलेंस होना चालू हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो वायलेंस होने के पीछे जो एथनिक जो क्लैशेस हुआ, जो वायलेंस हुआ, उसके पीछे जो मेन कारण था उसको समझ लिया। ठीक है, जब से ये क्राइसिस चल रहा है 2023 से, मई महीने से, उससे बाद से बहुत सारे जाने गई, लगभग 200 लोगों की जाने गई। फिर 50,000 लोगों को अपने जगह से डिस्प्लेस करना पड़ा, अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाके शिफ्ट होना पड़ा। फिर ये जब चल रहा था तो उसके ऊपर बीरेन सिंह के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि वो अच्छे, मतलब ये जो परिस्थिति है इसको बहुत पहले से संभल सकते थे, नहीं संभल पाए। और बाद में इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा और बाद में धीरे धीरे करके हालत को अपने कंट्रोल में लाया आर्म ग्रुप ने। जो भी असम रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी के जो भी रेजिमेंट थे, ये सारे लोग मिलके, फिर मणिपुर पुलिस, ये सारे लोग मिलके धीरे धीरे करके मणिपुर का जो वायलेंस चल रहा था उसको कंट्रोल में लाया। और ये जो वायलेंस जब से शुरू हुआ है उससे बाद से बहुत सारे फॉरेन पावर भी इस वायलेंस के अंदर अपना इनपुट दे रहे थे, मतलब हथियार सप्लाई कर रहे थे, सैटेलाइट फोन्स, ये सारे चीज़ जो पहले भी न्यूज़ में आ चुका है, ये सारी चीज़ हो रहा था। क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंडिया, हर ताकतवर देश चाहता है कि इंडिया जब ताकतवर बन रहा है तो उसको जितना हो सके डिस्टेबलाइज करके रखे, वो अपने आप में उलझता रहे। तो ये जो भी लोग इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ मणिपुर में लड़ रहे थे उसको बाहर से हथियार सप्लाई और सैटेलाइट फ़ोन, एमुनेशन, ये सारे चीज़ सप्लाई हो रहा था। मतलब अब हम देखेंगे जो ये चीज़, तो मेन जो कारण था वो हम लोगों ने समझ में आ गया हम लोगों की। तो यही चलते हुए तो बीजेपी के जो बाकी, इस कंडीशन को देखते हुए 1.5 साल से बीजेपी के अंदर जो बाकी एमएलए थे उन्होंने बोला कि ये जो कुकी डोमिनेंट जो एमएलए है और जो कुकी रिलीजन से, कम्युनिटी से आता है जो बीजेपी के एमएलए है, और बाकी जो कुकी के जो बाकी लोग हैं, आम लोग हैं, उन्होंने भी बोलने लगा कि बीरेन सिंह ने सही तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया और उनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा होता गया। ठीक है, इसी को चलते हुए बीरेन सिंह के ऊपर प्रेशर भी आ रहा था उनके खुद के पार्टी के एमएलए के थ्रू, और बाकी जो अलायंस के जो बाकी जो पार्टीज थे वो भी इनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि आप सही तरीके से इस क्लैश को, इस वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप छोड़ दो अपना पद। तो इसी सब चलते हुए, इसी सब हालत को ये सब हालत को देखते हुए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि 1.5 साल के अंदर मणिपुर के अंदर मणिपुर का इकोनॉमिक सफ़र हुआ। ठीक है, डिसरप्शन ट्रेड एंड एसेंशियल सप्लाईज, जो एसेंशियल सप्लाईज है वो भी बहुत जगह पे डिसरप्शन हुआ, बहुत लोगों को इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ा। नेशनल हाईवे ब्लॉक रखा गया था कुछ दिनों के लिए। फिर फूड, फ्यूल और मेडिसिन की शॉर्टेज हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर एकदम सिचुएशन ख़राब हो गया था। फिर मिलिट्री और पैरामिलिट्री डिप्लॉय करके फिर थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में आया। फिलहाल सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में है, इंडियन आर्मी के हाथ में है, इंडियन मिलिट्री और आर्म फोर्स के हाथ में है। और ये सारी चीज़ देखते हुए बीरेन सिंह की क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था। अब देखते हैं ये जो सारी चीज़ मणिपुर के अंदर हो रहा है, इसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एनडीए के गवर्नमेंट और मेन जो पार्टी है एनडीए गवर्नमेंट के अंदर जो वो है बीजेपी, तो उनके विजन क्या है। अभी बीजेपी के सोच में ये चल रहा है कि 2027 में मणिपुर के अंदर विधानसभा चुनाव आ रहा है। तो उनका विजन ये है कि अगर मणिपुर के अंदर जो मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन है, कुकी वाले और नागा और बाकी, ये लोग बीरेन सिंह को पसंद नहीं करते, और बीजेपी के जो बाकी एमएलए हैं वो भी बीरेन सिंह के खिलाफ जा चुके हैं। तो इसी हालत को देखते हुए बीरेन सिंह का रेजिग्नेशन करवा के कुछ ऐसे इंसान को बिठाया जाए सीएम पद में जो कि जिनको कुकी कम्युनिटी भी पसंद करे, बाकी ट्राइबल कम्युनिटी भी पसंद करे और मोइती लोग भी पसंद करे, और ऊपर से बाकी जो एमएलए है वो भी खुश हो जाए बीजेपी के। और इस जब हालत ठीक ठाक बन जाए तो सारे जो कम्युनिटी है, कुकी, मोइती, नागा, जो भी कम्युनिटी रहता है मणिपुर के अंदर, इनको सबको एक ही टेबल पे बिठा के एक डिस्कशन किया जाए कैसे इस वायलेंस, इस प्रॉब्लम को, इस क्राइसिस को सॉल्व किया जाए। तो इसी सोच के साथ बीजेपी ने क्या किया, उनको रेजिग्नेशन करने के लिए बोल दिया बीरेन सिंह को। और सोच यही है बाद में कुछ दिनों के अंदर
सारे कम्युनिटी के जो लीडर है, मतलब कुकी मान लीजिए, नागा मान लीजिए, बाकी ट्राइबल कम्युनिटी मान लीजिए, मैथी कम्युनिटी मान लीजिए, इन सारे को एक ही टेबल पे बिठा के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बातचीत हो और धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, यही सोच है। तो जो मैंने बोला वही सोच, जो एथनिक रिकॉन्सिलाइजेशन बिटवीन मोइतीस एंड कुकी, restoration of governance and law and order, फिर political realignments with team बीजेपी एंड opposition parties। ये तीन चीज़ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए बीजेपी का एम है। ठीक है, और ये जब उन्होंने रिज़ाइन किया उसके बाद गवर्नर ने प्रेसिडेंट्स रूल्स के लिए भी अप्लाई नहीं किया। मतलब मणिपुर के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट रूल अभी तक लागू नहीं हुआ। मतलब इसका एक ही अर्थ ये है कि जो सीएम है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो नया कोई बंदा इंडिया गवर्नमेंट से भी मणिपुर के सीएम बनेंगे। ठीक है, तो और पूरा का पूरा जो बीजेपी का जो एम, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए एनडीए जो सरकार है उनका जो मेन पार्टी है बीजेपी का एम भी हम लोगों ने समझ लिया। तो उन्होंने अचानक से ये क्यों बोला उनको रिज़ाइन करने के लिए? ठीक है, क्योंकि टारगेट यही है कि सारे एथनिक जो ग्रुप है उनको एक टेबल पर बिठा के प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। जो भी एथनिक क्लासेस हो रहा है उसको बंद किया जाए। जो भी रिजर्वेशन का जो इशू है, ट्राइबल एसटी जो स्टेटस है उसको लेकर जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए। फिर जो भी गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर का जो भी डिटोरिएशन हुआ है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। और जो पॉलिटिकल जो डिससेटिस्फेक्शन बीजेपी के जो बाकी एमएलएस हैं उनके बीच में और बाकी अपोजिशन और बाकी जो अलायंस जो पार्टियाज है एनडीए के, इनके सारे के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिस एग्रीमेंट चल रहा है उसको ठीक किया जाए। तो ये है आज के, मतलब जो रिसेंट न्यूज़ आया था उसके ऊपर बेस करके जो प्रॉब्लम मणिपुर के अंदर एक डेढ़ साल से चल रहा है उसका जो सारे कॉन्सेप्ट है उसको लेके आज हम लोग जो भी था समझ लिए। तो हम लोगों की जो अगर ये वीडियो, ये हम लोगों की ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।